चलो पिछले क्लास में बताए थे कि इटली जो है वो कितने भागों में बटा हुआ था। नेपोलियन के इंट्रीग से पहले जो है इटली कितने भागों में बटा हुआ था? 300 से अधिक खंडों में। इटली की राजधानी रोम, याद रहेगा ना? इटली की राजधानी क्या? रोम है, याद रहेगा ना? तो जब नेपोलियन जब क्या बना था रे, फ्रांस का सम्राट बना था, बात समझा ना? तो उन्होंने जो अपना सैन्य अभियान निकाला था दूसरे देश पर जो है वो आधिपत्य यानी जो है विजय हासिल करने के लिए जो है निकल पड़ा था, समझ गए ना? उन्होंने इटली पर जो है जीत हासिल करके इटली को जो है कितने गणराज्य में गठित कर दिया था? 3 गणराज्य में गठित कर दिया था। पता है 3 गणराज्य, समझा ना? 3 गणराज्य कौन कौन था? और ट्रांसपेडेन, याद रहेगा ना? तो नेपोलियन जो है वो कब बना था शासक? 1804 में, ठीक है ना? 1804, तो 1804 ईस्वी में शासक बना था। तो 1804 ईस्वी से पहले जो है इटली क्या था, बताओ? इटली का हाल क्या था? इटली जो है वो 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, ठीक है ना? सिर्फ ये बताए थे कि यह एक भौगोलिक अभिव्यक्ति को दर्शा रहा था, ठीक है ना? समझा ना? 300 से अधिक खंडों में बिखरा पड़ा था, सिर्फ ये भौगोलिक जो है क्या अभिव्यक्ति को दर्शा रहा था। फिर जो है फ्रांस से, कहां से रे? फ्रांस से, तब फ्रांस से एंट्री होती है कहां पर? इटली में, किसकी? नेपोलियन की। और नेपोलियन ने इसे जो है कितने गणराज्य में? 3 गणराज्य में गठित कर दिया, ठीक है ना? 300 से अधिक खंडों में विभाजित इटली को समाप्त कर मात्र 3 गणराज्य में गठित कर दिया, ठीक है ना? अब 3 गणराज्य का नाम बताते हैं। सिस्पाइन है, लिगुलियन है, ट्रांसपेडेन है, ये याद रखना। सिस्पाइन है, लिगुलियन है, ट्रांसपेडेन है, याद रहेगा ना? अब जहां 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, अब मात्र 3 गणराज्य में गठित हो गया इटली। उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना पनपेगी कि नहीं पनेगी? पहले से देश अधिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा ना? देखो, विदेशी मूल का शासक है, फिर भी इटली के लोग जो है यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की भावना महसूस कर रही है। बात समझा ना? बात समझा कि नहीं समझा? तो वे लोग जो है नेपोलियन के अधीन रहकर प्रसन्न थे। कहाँ के लोग रे? इटली। देखो, नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का, लेकिन अब वो कहाँ का शासक बन गया? इटली का। फिर भी इटली के लोग जो है अपने आप को गुलाम नहीं बल्कि अपने आप को जो है ना प्रसन्न मानते थे। क्यों? क्योंकि पहले से वे लोग अच्छे कंडीशन में थे, ठीक है ना? क्योंकि जो ये जो नेपोलियन है क्या किया था? पूरे इटली को एक शासन के अधीन कर दिया था, एक शासन के अधीन कर दिया था। बात समझा ना? इससे पहले 300 से अधिक खंडों में बटा हुआ था, सभी जगह का जो शासन था अलग अलग था, तो सभी लोगों को क्या थी? परेशानियां थी, ठीक है ना? इन परेशानियों को जड़ से खत्म करने का काम कौन किया? नेपोलियन, ठीक है ना? अगर एक क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इटली का अप्रत्यक्ष रूप से एकीकरण किसने किया था? ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, समझ गए ना? प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, पसंद है ना? अप्रत्यक्ष रूप से जो है इटली का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? नेपोलियन बोनापार्ट, याद रहेगा ना? बात समझा ना? अब हम ये बताए थे कि नेपोलियन का दिन खराब हुआ था कब से? हाँ, 1814 ईस्वी से, ठीक है ना? बात समझा ना? जब लिपजिंग का जो युद्ध हुआ था उस समय से उसका दिन खराब हो रहा था, ठीक है ना? लिपजिंग का युद्ध कब हुआ था? 1813 में। फिर 14 ईस्वी में उसे इस युद्ध में हार के कारण कहां पर? एल्वादी पर डाल दिया गया, एल्वादी पर छोड़ दिया गया था, समझ गए ना? तो 1814 ईस्वी को नेपोलियन के जो है ना पतन का जो है ना समय कहा जाता है। 1814 ईस्वी को नेपोलियन का पतन का समय कहा जाता है, याद रहेगा ना? नेपोलियन का पतन याद रखेगा 1814, समझा ना? फिर 1815 में क्या होता है? वाटरलू का युद्ध। 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और 1815 में वियना सम्मेलन होता है, वियना सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन के तहत जो है नेपोलियन के शासन को अंत कर दिया जाता है। नेपोलियन को कहां पर? सेंट हेलेना द्वीप पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना? अब बारी आती है कि फ्रांस के संग क्या किया जाए, इटली के संग क्या किया जाए, जर्मनी के संग क्या किया जाए, ठीक है ना? तो इटली को क्या किया जाता है? फिर से पुराने रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है ना? इटली को पुराने रूप में फिर से बदल दिया जाता है, किसके द्वारा? वियना कांग्रेस बोलो या वियना सम्मेलन या वियना संधि के द्वारा, ठीक है ना? तो जो परिवर्तन किया था नेपोलियन, उस परिवर्तन को समाप्त कर फिर से इटली को पुराने रूप में वियना कांग्रेस द्वारा क्या किया जाता? बदल दिया जाता। फिर उस रूप में जो है इटली को परिवर्तित कर दिया जाता, याद रहेगा ना? ठीक है ना? तो नेपोलियन तो इटली को राष्ट्रीय एकता प्रदान किया था, इटली को एकजुट किया था, लेकिन वियना कांग्रेस ने फिर से क्या करता? उसे कई खंडों में विभाजित कर देता, ठीक है ना? तो कितने खंडों में विभाजित कर देता? 8 खंडों में। कल नाम लिखा थे ना, 8 खंडों का नाम लिखा थे ना। नेपोलियन से पहले 300 से अधिक खंडों, नेपोलियन से पहले कितने खंडों बटा हुआ था? 300 से अधिक खंडों। फिर नेपोलियन ने उसे मात्र 3 गणराज्य में गठित कर देता और फिर वियना कांग्रेस ने उसे 8 खंडों में विभाजित करता। और 8 खंड का कल नाम बताए थे ना। और 8 खंड पर किसका किसका शासन था वो भी बता दिए थे, ठीक है ना? अब इसी 8 खंड को समाप्त कर, ठीक है ना, इटली को एक राष्ट्र बना देंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इटली का एकीकरण, ठीक है ना? अब इटली का एकीकरण में कौन कौन से व्यक्ति सहायक है, क्या है न है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब इससे पहले ये हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे? इटली का जो राजधानी है, राजधानी, ठीक है, इटली का जो राजधानी है क्या है? ठीक है ना? इटली की राजधानी क्या? इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है? देखो, इटली का जो मध्य का क्षेत्र है, अगर मान लो इटली है, इटली का जो मध्य का क्षेत्र है, इसको हम लोग कौन सा राज्य कहते हैं? पेपल, ठीक है ना? पेपल पर किसका अधिकार था? पोप का। पो से पेपल, पोप का अधिकार था। पोप मतलब धर्मगुरु, ठीक है ना? तो इस पेपल का राजधानी क्या? रोम। इस पेपल का राजधानी रोम, याद रहेगा? पेपल का राजधानी रोम।
इटली का मध्य का क्षेत्र पेपल, और पेपल का राजधानी रोम ना, पेपल का राजधानी रोम। और रोम जो है वो जो है पेपल का राजधानी है, ठीक है ना, और पूरे इटली की राजधानी है, और एक समय में पूरे यूरोप का राजधानी था, ठीक है ना, समझा ना। तो रोम जो है एक समय में पूरे यूरोप का क्या था, राजधानी था, समझा ना, याद रहेगा ना। रोम जो है पूरे यूरोप का क्या एक समय में राजधानी था। तो राजधानी था, इसका मतलब ये क्या था, समृद्ध था, शक्तिशाली था। ये क्या था, समृद्ध और शक्तिशाली। किसका नाम होता है जो समृद्ध रहता और क्या रहता, शक्तिशाली रहता, जो समृद्ध और शक्तिशाली रहता, उसी का नाम होता है ना। किसी शहर को अगर पूरे यूरोप की राजधानी बोले तो जरूर है कि वो समृद्ध और शक्तिशाली होगा, ठीक है ना। ऐसा ही था, वो समृद्ध और शक्तिशाली ही था, समझा ना। अब देखो हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसको हम लोग कहते हैं रोमन साम्राज्य या रोम साम्राज्य। कौन साम्राज्य, रोम साम्राज्य या रोमन साम्राज्य, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रोमन साम्राज्य या रोम साम्राज्य, समझा ना। उसका भी केंद्र क्या था, रोम था, समझा ना। उसका भी केंद्र क्या था, रोम। रोम शहर से ही, ठीक है ना, रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, ठीक है ना। इसी और ये रोमन साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा था। इस साम्राज्य का विस्तार क्या था, बहुत बड़ा था, समझा ना। अच्छा, ये रोमन साम्राज्य जो है हम लोग जानेंगे रोमन साम्राज्य के बारे में, ठीक है ना। ये रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था और लगभग 1000 साल तक राज किया था। कितना साल तक, 1000 साल तक क्या किया था, राज किया था। और ये कहाँ कहाँ है फैला हुआ, तो देखो रोमन साम्राज्य जो है पूरा ले लो दक्षिण, पूरा दक्षिण का यूरोप ले लो, ठीक है ना। जब यूरोप का नक्शा देखेगा, मानचित्र देखेगा, तो यूरोप का नक्शा देखेगा तो नीचे वाला भाग क्या कहलाता, ऊपर वाला भाग कहलाता उत्तर, और नीचे वाला क्या कहलाता दक्षिण। तो नक्शा में पूरा यूरोप का जो दक्षिण भाग है वो ले लो एक नंबर में, ठीक है। दूसरा नंबर में लिखो उत्तरी कौन चीज, उत्तरी अफ्रीका का, ठीक है। उसके बाद अनतोलिया, ठीक है, और कुछ भाग किसका, एशिया का, कुछ भाग एशिया का। यहाँ विस्तार है किसका, रोमन साम्राज्य, समझा ना। पूरा दक्षिणी यूरोप ले लो, उत्तरी अफ्रीका ले लो, अनतोलिया ले लो, और क्या एशिया का पूरा भाग नहीं, कुछ भाग, ठीक है ना, एशिया का कुछ भाग। देखो अगर ये यूरोप का नक्शा है तो ऊपर वाला भाग क्या उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। अब दक्षिण से क्या शुरू हो जाता है, तो मध्य एशिया, और नीचे में एशिया होता है, मध्य एशिया, एशिया, ठीक है ना। मध्य एशिया में जो है अरब सब आता है, ठीक है ना, अरब कुछ मुस्लिम कंट्री सब आता है, समझा ना, मध्य एशिया में। और उसके बाद नीचे वाला भाग है, ठीक है ना। तो ऊपर यूरोप, यूरोप का कौन सा भाग होता है, उत्तरी, और नीचे में दक्षिणी। उसके बाद मध्य एशिया, फिर नीचे क्या था, एशिया आता है, समझा ना। तो रोमन साम्राज्य का विस्तार बताओ, पूरा दक्षिणी यूरोप हो गया, उत्तरी अफ्रीका हो गया, अनतोलिया हो गया, एशिया हो गया। तो लगभग जो है उस समय बहुत बड़ा जो है इसका साम्राज्य खड़ा था, किसका रे, रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य का जो केंद्र कहाँ था, मुख्य रोम में था, ठीक है ना, समझा ना। इसीलिए पूरे यूरोप की राजधानी किसको माना जाता था, रोम, समझा ना, समझा ना। जिस साम्राज्य का मान लो पूरा यूरोप में वर्चस्व था, जिस साम्राज्य का पूरा यूरोप में क्या था, वर्चस्व था, और उसकी राजधानी कहाँ पर है, रोम है। इसीलिए जो रोम पूरा यूरोप का एक समय में क्या कहलाता था, राजधानी कहलाता, याद रहेगा ना, समझा ना। इतना बड़ा था, इतना समृद्ध था कि उसे जो है ना यूरोप का क्या कहता था, राजधानी, याद रहेगा ना, यूरोप का राजधानी कहा जाता था, ठीक है ना। अब ये बताओ रोमन कैथोलिक धर्म, उसका भी केंद्र कहां पर था, रोम में था। यूरोप में अधिकांश देश ईसाई धर्म से है, ठीक है ना। अधिकांश देश कौन धर्म से है, ईसाई धर्म से। अधिकांश देश के लोग ईसाई धर्म से हैं, ठीक है ना, और वो कैथोलिक धर्म वाले कहलाते हैं। और रोमन कैथोलिक धर्म का केंद्र कहां पर था, रोम में। रोम समझ गए ना, एक राजधानी रोम हुआ, रोमन कैथोलिक धर्म का केंद्र रोम हुआ, बात समझा ना, समझा नहीं समझा। अब देखो हम लोग लैटिन भाषा हमेशा बोलते रहते हैं। मध्यकाल में लैटिन भाषा जो है लगभग पूरे यूरोप की भाषा थी, लैटिन भाषा पूरे यूरोप की भाषा थी। उसका भी केंद्र क्या था, रोम ही था, ठीक है ना। तो रोम का वर्चस्व जो है विभिन्न क्षेत्रों में था, ठीक है ना, समझा ना, याद रहेगा ना। अब ये बताओ ध्यान से कि ये जो हम लोग रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य ये 3वीं सदी, कौन याद रखेगा, 3वीं सदी, इस समय में जो है पूरा विस्तार में था, ठीक है ना। लेकिन ये जो साम्राज्य जो है फिर 5वीं सदी में क्या हो गया, बिखर गया, कमजोर पड़ गया, टुकड़ों में विभाजित हो गया, ठीक है ना। कोई भी साम्राज्य का जो पतन होता है उसका कुछ कारण होता है। एक होता है कि कोई भी साम्राज्य रहेगा तो विदेशी आक्रमण होबे करेगा, कोई दूसरा शासक जो उस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। फिर जो है मान लो शासक बदलता है, कभी कमजोर आता है, कभी शक्तिशाली आता तो जो है वो राष्ट्र को मजबूत बनाता है, साम्राज्य को मजबूत बनाता है, ठीक है ना। कमजोर आता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो शासक तो 1000 साल तक राज किया तो शासक बहुत बदला होगा, ठीक है ना, तो शासक बदला, ठीक है ना। फिर जो है षड्यंत्र होता है, भ्रष्टाचार वाला काम होता है, ठीक है ना। ये सब चीज क्या करता है, साम्राज्य को कमजोर करता है। फिर विदेशी आक्रमण होता है, ये सब चीज क्या करता है, साम्राज्य को कमजोर करता है। तो देखो 27 जो है ईसा पूर्व यानी 27 ईसा पूर्व यानी 3वीं सदी में जो है रोमन साम्राज्य का पूरा विस्तार था, जिसका जो है ना 5वीं सदी में क्या हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया था, ठीक है ना। क्या हो गया था, पतन हो गया था, पतन हो गया था। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखो रोमन साम्राज्य जो था, रोमन साम्राज्य वो 2 भाग में बटा था, याद रखना। रोमन साम्राज्य कितने भाग में बटा था, 2 भाग में। एक हो गया तुमको पश्चिमी, एगो पूर्वी रोम, याद रहेगा ना।
पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम, ठीक है ना। देखो पश्चिमी रोम का राजधानी रोम ही था, पश्चिमी रोम का राजधानी क्या था, रोम ही था, और पूर्वी रोम का राजधानी क्या था, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, याद रहेगा ना। देखो विभाजन हुआ, रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ दो भागों में, एगो पश्चिमी रोम एगो पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम का राजधानी रोम, ठीक है ना, और पूर्वी राजधानी का कुस्तुनतुनिया, ठीक है, याद रहेगा ना। कुस्तुनतुनिया जिसको इस्तांबुल भी कहते थे, ठीक है ना, इस्तांबुल भी, ठीक है ना, समझे ना। अब देखो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में जो है तुर्की, तुर्की, तुर्की जानता है ना, तुर्की, तुर्की का जो है, तुर्की का जो उस्मानी साम्राज्य है, कौन सा रे, तुर्की का जो उस्मानी साम्राज्य जो है वो इस कुस्तुनतुनिया पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, समझा ना, समझा ना, अधिकार कर लेता है। तो देखो रोमन साम्राज्य का जो है विभाजन दो भागों में होता है, एगो पश्चिमी रोम एगो पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम का राजधानी रोम ही है, ठीक है ना, और पूर्वी रोम का राजधानी कुस्तुनतुनिया जिसको इस्तांबुल भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 1453 ईस्वी में तुर्की का जो उस्मानिया साम्राज्य है, उस्मानिया साम्राज्य जो है वो क्या कर लेता है, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। ये कुस्तुनतुनिया जो है ये क्या है, एक इंपोर्टेंट जो है रास्ता था। यूरोप का अगर व्यापारी, यूरोप का व्यापारी अगर एशिया आता था, अगर वो जो है मान लो स्थल मार्ग से होकर गुजरता था तो उसे कुस्तुनतुनिया जरूर आना पड़ता था। लेकिन इस पर किसका अधिकार हो गया, तुर्की का, किसका अधिकार हो गया, तुर्की का, याद रहेगा ना, तुर्की का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब जो है जैसे यूरोप वाले एशिया आता था तो बीच होकर कुस्तुनतुनिया से उसे गुजरना पड़ता, ठीक है ना, उस पर तुर्की का अधिकार था। तो तुर्की ने आने जाने के लिए जो है टैक्स लगा दिया था, भारी टैक्स लगा दिया था, जिससे यूरोप वाला का जो है ना व्यापार में जो है ना घाटा होने लगा था, क्या होने लगा था, घाटा होने लगा था, पसंद है ना, पसंद है ना। और इससे पहले हम बताए थे 11वीं और 12वीं शताब्दी में, किसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो जेरूसलम, जेरूसलम जो आज का इजराइल है उस पर अधिकार को लेकर अरब और किसमें, यूरोप वाले के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी, यूरोप वाले की, पसंद है ना। अब ये बताओ ध्यान से समझ के बताना, एक तो पहले देखो एक धर्म युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध हुआ था किस पर, अधिकार को लेकर, जेरूसलम, जेरूसलम जो आज का इजराइल है, पसंद है ना, किसको लेकर है, जेरूसलम आज के इजराइल हुआ, तो जेरूसलम पर अधिकार को लेकर एक धर्म युद्ध हुआ था यूरोप और अरब के बीच, जिसमें यूरोप वाला का हार हुआ था, ठीक है ना। अब दूसरा बात है कि यूरोप का जो एक विशाल साम्राज्य था रोम, कौन रे, रोमन साम्राज्य, उसके एक भाग पर जो है किसका अधिकार हो गया, तुर्की का, उस्मानिया साम्राज्य का। तो हर जगह इसको अब हार देखने को मिला, किसको रे, यूरोप वाले को, ठीक है ना। बात करें इटली, लेकिन इटली यूरोप से थोड़ा अलग है, यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है इटली, ठीक है ना, पसंद है ना, यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है इटली, याद रहेगा ना, पसंद है ना। तो अब यूरोप वाले को लगा क्या कि कुस्तुनतुनिया भी चल गया, ठीक है ना, और जेरूसलम पर अधिकार को लेकर लड़ाई किए थे, उसमें भी अरब से हारे हैं, इसका मतलब हम लोग में कुछ कमी है, ठीक है ना, हम लोग में कुछ कमी है। अब इस कमी को दूर करना पड़ेगा। तो पहले जो है देश जो है वो पुरानी बातों पर आधारित होकर चलाया जाता था, ठीक है ना, देश को पुरानी सोच विचारधारा से चलाया जाता था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ बताओ, तब यूरोप वाले को लगा कि अब कुछ जो है नया करना पड़ेगा, फिर से जगना होगा, ठीक है ना। तब जो है ना किस काल की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण। और ये सब जो है कब शुरू, ये सब की घटना जो है कब का है बताओ, पुनर्जागरण काल से पहले का, ठीक है ना। ये सब जो है कब का है, पुनर्जागरण काल से पहले का। जब युद्ध में हार हुआ, कुस्तुनतुनिया भी हाथ से चला गया, ठीक है ना, तो यूरोप वाला को लगा कि अब जो है ना कुछ क्या करना पड़ेगा, तरक्की करना पड़ेगा, कुछ नया ढंग से चलना पड़ेगा, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना होगा देश के विकास के लिए, पसंद है ना। तो फिर से जगने की जरूरत है। तो अब फिर से क्यों जगने की जरूरत है, उनको आभास हुआ कि हमारा साम्राज्य कितना बड़ा था, ठीक है ना, विशाल रोमन साम्राज्य कितना बड़ा था। तो देखो लोग कभी कभी पुराने दिन को याद करके भी लोग क्या होते हैं, प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। तो कभी अब इस समय जो है मध्यकाल में याद आने लगा कौन चीज का, रोमन साम्राज्य का। एक समय रोमन साम्राज्य कितना बड़ा हुआ करता था, ठीक है ना, रोमन साम्राज्य कितना बड़ा हुआ करता था, वो क्या हो गया बताओ, वो अब धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया, शक्तिहीन हो गया, और वो जो है अब दूसरे के अधीन भी हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज का जो है मान लो ये कहाँ के लोग रे, यूरोप वाले जो ना क्या करते थे, मान लो अपने में जो है ना आभास करते थे कि हम लोग पहले क्या थे अब क्या हो गए, समझा ना। तो पहला बात याद रखेगा क्या क्या, तो देखो एक हो गया तुमको जेरूसलम पर अधिकार लेकर जो युद्ध हुआ था, उसमें उसकी हार से जो है उसमें हार से जो उसमें नई चेतना आई। और दूसरा बात है यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर जो है ना तुर्की का अधिकार हो गया। ये दो घटना महत्वपूर्ण है यूरोप वाले को जगाने के लिए, ठीक है ना, पसंद है ना। तो यूरोप वाले को जगाने के लिए दोनों घटना महत्वपूर्ण है। इटली के लोगों को, इटली राजधानी रोम है और रोम केंद्र था रोमन साम्राज्य का। तो रोमन साम्राज्य का लोग याद किया कि रोमन साम्राज्य कितना शक्तिशाली था, कितना समृद्ध था। फिर से लोग जो है जगा और फिर से जो है कौन सा काल लाया, पुनर्जागरण काल लाया। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ, तो देखो पुनर्जागरण काल में पुरानी बातों को हटाकर देश को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के बारे में सोचा गया, ठीक है ना। अब जो चलेंगे तर्क के आधार पर चलेंगे, लोग तार्किक हो गया, तर्क के आधार पर, रीजन के आधार पर चलेंगे। अब जो है अंधविश्वास और पुरानी बातों को लेकर नहीं चलेंगे, तर्क के आधार पर चलेंगे, तार्किक बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो पुनर्जागरण काल में क्या क्या हुआ, मेन बात सब, ठीक है ना, मेन चीज जो है क्या क्या हुआ था। देखो तो देखो आगे लोग बढ़े कौन चीज, तर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर कि ये करेंगे तो क्या होगा, वह करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यही ना चीज तर्क होता है। तो लोग तार्किक बन गया, ठीक है ना। अब धर्म में बहुत सारी बुराई थी तो धार्मिक सुधार भी किया, क्या किया, धार्मिक सुधार भी किया, ठीक है। उसके बाद जो है
अब उसके बाद जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हुआ। किसका रे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। तुमको बोला जाएगा ना कि पुनर्जागरण काल में क्या क्या मेन रूप से हुआ, और पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहाँ हुई थी? पुनर्जागरण काल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी, ठीक है ना। लोग क्या किया था? तो पुरानी बातों को छोड़कर जो समाज में जो है कुछ सुधार लाया, वो था धार्मिक सुधार, और लोग तार्किक बन गए, तर्क के आधार पर चलते थे, क्या करेंगे जो अच्छा होगा, ठीक है ना। और उसके बाद अंधविश्वास सबको दूर किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया देश के विकास के लिए, पसंद है ना। तब जो है बहुत सारा आविष्कार हुआ, ठीक है ना। और स्थल मार्ग के जो है ना स्थान पर जो है ना समुद्र मार्ग का खोज किया कौन है? यूरोप। तब वो एशिया आया, एशिया से व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया बताओ? यूरोप समृद्ध हो गया। पहले की तरह यूरोप क्या हो गया? समृद्ध हो गया, पसंद है ना। तो देखो पहले यूरोप समृद्ध था, यूरोप समृद्ध था, और इटली का जो रोम है, जहां से रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, वो भी समृद्ध था। धीरे धीरे उसका क्या हो गया? पतन हो गया था। पतन हो गया था कब? तो 476 ईस्वी में। 476 ईस्वी में क्या हो गया? पतन हो गया था। ईस्वी में याद 76 ईस्वी का 476, और सदी में याद रखेंगे 5वीं सदी। 5वीं सदी में जो है ना रोमन साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। समझ गए ना। अब ये बताओ ध्यान से, जब दो बार जो है दो घटना आया था। एक घटना आया था कौन सी? एगो जेरूसलम का, एगो कुस्तुनतनिया का। ये दो घटना जो है यूरोप वाले को जो है ना अंदर से जगाया, तब वो पुनर्जागरण काल लाया, ठीक है ना। पुनर्जागरण लाया, और पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई थी? इटली से हुई, ठीक है ना। पुनर्जागरण काल में क्या हुआ? लोग तार्किक हुआ, तर्क के आधार पर लोग आगे बढ़ते थे, धार्मिक सुधार किए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। फिर से जो है यूरोप क्या हुआ? धीरे धीरे समृद्ध हो गया, पसंद है ना। धीरे धीरे क्या हो गया? अब फिर धीरे धीरे समृद्ध हुआ। अब जो है क्या हुआ? कोई भी चीज जो है ना सदा के लिए नहीं होता है। कभी कोई चीज शक्तिशाली होता है, फिर कोई चीज क्या होता है? शक्तिहीन हो जाता है। तो समय के अनुसार फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? फिर जो है इटली जो समृद्ध हो गया था, यूरोप समृद्ध हो गया था, फिर धीरे धीरे समय के अनुसार जो है आगे बढ़ते बढ़ते फिर जो है बिखरने लगा, ठीक है ना। बिखरने लगा, फिर वो कितने भागों में बट गया? 300 से अधिक खंडों में। अब 300 से अधिक खंडों में बट गया। फिर जो है फ्रांस का शासक नेपोलियन बना, फिर नेपोलियन जो है फ्रांस से इटली प्रवेश किया, तो 300 से अधिक खंडों में विभाजित इटली को कितने 3 गणराज्य में परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। याद रहेगा ना। तो ये सब तमाम घटना है पूरा यूरोप और इटली के संग, ठीक है ना। याद रहेगा ना। कोई दिक्कत है बताओ? थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है तो कहीं भी कुछ है तो बताओ, नहीं दिक्कत है। अब देखो एगो ये जो इटली की राजधानी रोम है, समझ गए ना। इटली की राजधानी रोम है। इस पर जो है ना एक जो है इंग्लिश में थॉट है, ठीक है। इसका इतना सुंदर और समृद्ध शहर था कि लोग इसे देखते थे तो देखते रह जाते थे, ठीक है ना। इस पर एक थॉट भी बना था, क्या बना था? रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। इसका तो हिंदी ऐसे हुआ कि रोम शहर एक दिन में नहीं बना था। रोम शहर एक दिन में नहीं बना था, यानी रोम शहर जो है बहुत सुंदर था, ठीक है ना। लेकिन इसका जो है अगर हम पूरा भाव जाने, अर्थ जाने, तो इसका अर्थ हुआ कि क्या? इसका अर्थ हुआ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, पसंद है ना। वह सफलता जो है एक दिन में प्राप्त नहीं होती है, याद रहेगा ना। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखो सफलता जो है रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे का अर्थ क्या हुआ? कि रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम बहुत सुंदर था, अगर सुंदर नहीं था तो एक दिन में बन रहता ना। सुंदर रोम था, उसको बनने में लोगों को लगा ये बहुत दिन लगा होगा, तब इतना सुंदर शहर बना। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे एक इंग्लिश में थॉट है। इसका आप एक भाव और जो एक अर्थ जो समझ सकते हैं क्या? कि सफलता जो है क्या एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। वह कड़ी मेहनत जो है लंबी अरसों से हम लोगों को करना पड़ता है, बहुत दिन से करना पड़ता है, तब जो हमको एक दिन सफलता प्राप्त होती है। अब ये बात याद रखिएगा, जो रोमन साम्राज्य था उसको आगे बढ़ाने में 2 व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। 2 व्यक्ति का कौन कौन है? एक बताओ। जूलियस सीजर है, वो है क्या? अंगस्टस। याद रखना, जूलियस एक है अंगस्टस। देखो ये जो है व्यक्ति जो है क्या किया था? जूलियस सीजर और अंगस्टस, ये 2 व्यक्ति जो है रोमन साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब देखो ये देखो जुलाई का जो महीना आता है वो जूलियस के नाम से आता है, ठीक है। कैलेंडर है ना, अभी अपना लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं तो उस कैलेंडर में जुलाई का महीना आता है ना, वो इसी के नाम पे आता है, पसंद है ना। इसी के नाम पे आता है। और अगस्त का नाम अगस्टस।